जो भी लिखेगा मेरा घर बीजेपी का घर, वही बेघर हो जाएगा। ये ध्यान रखी जाए। और जो चाणक्य है, अगर ऐसे 1000 चाणक्य भी आके बैठ जाएं, एक एक सीट पे जो है ना 2-2 3-3 चाणक्य भी बैठ जाएं, तो भी बीजेपी के कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी को इस विधानसभा में नहीं मिलेंगी। कार्यकर्ता है उनके पास, नहीं, उनके पास 1.5 करोड़ नहीं 150 करोड़ अगर कार्यकर्ता हो तो भी उनके पास में इस इलेक्शन को जीतने की कोई संभावना नहीं है। कार्यकर्ता भी वोट नहीं देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे भाई। कार्यकर्ता तो मजबूरी है उनके साथ में चुपके रहना, लेकिन कार्यकर्ता को मालूम है कि पिछले 4.5 साल में जो खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भुगता है, जो झेला है, उसे कहां भूल जाएंगे, उसे कैसे भूल जाएंगे। और अभी तो असली बात यह है कि गांव में उन्हें कोई घुसने देगा तब की बात है ना। जो किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन ने जिस तरह से लोगों को जगा दिया है, और फिर इस लखीमपुर खीरी वाले कांड ने, जिसमें जो है नृशंस रूप से हत्या की गई, एक जनसंहार किया गया, ऐसा भयानक हत्याकांड, इसने किसानों और आम जनता के मन में एक धारणा बिठा दी है कि बीजेपी को किसी भी हालत में उखाड़ना है, लोगों को मारना इनकी फितरत बन गई है। तो ऐसे लोगों की इस देश को जरूरत नहीं, इस प्रदेश को जरूरत नहीं, इन्हें सत्ता से उखाड़कर फेंकना। सर, सवाल मेरा ये है, अभी जो अमित शाह के साथ जो टैनी है, अजय मिश्रा उर्फ टैनी, वो मंच साझा कर रहा है, जो किसानों को लेकर जो हत्याकांड जो पूरा आया था, उसमें जिन पर जो है केस भी है, आप कैसे देखो? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना, बार बार जो आपको कह रहा हूं कि अमित शाह हर मामले में शामिल है। अमित शाह ही की कहने पे सारा सब कुछ होता है। अगर उसे वाकई में लोगों के दुख दर्द का थोड़ा सा भी आभास होता, लोगों के प्रति जरा सी भी संवेदना होती, तो जिस व्यक्ति ने ये सारा षड्यंत्र रचा किसानों की हत्या करने का, एक किसानों का नरसंहार जिसने किया, जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर जानबूझकर किसानों का कत्लेआम किया, उस व्यक्ति को गृह मंत्री द्वारा, या यूं कहो प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसे अरेस्ट करवा के जेल भेजना चाहिए था। वो तो किया नहीं, उसके साथ में मंच साझा कर रहे हैं। तो इसी से पता लगता है कि लोगों के प्रति इनका रवैया क्या है, लोगों के प्रति इनकी संवेदना कितनी सच्ची है, और कितने ये झूठे हैं, और किस तरह से कातिलों को ये शय देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ब्राह्मण वोट दिलाएगा बीजेपी को? वो भैया ब्राह्मण और क्षत्रिय और जितनी भी तरह की जैसी वोट है, आपके ले लेना वोट जिससे भी हो सके, और जो 10-20 इस तरह के लोग नजर आते हैं उन्हें ले लेना, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेना 50 से ज्यादा सीट में लेने बीजेपी को। मंत्री अमित शाह, मोदी जी, पूरी कैबिनेट यूपी में आएगी, तो फिर तो उन्हें लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। नहीं, अभी क्या बड़ी टीम है? नहीं, पूरी, मैं तो कह रहा हूं कि एक नहीं 1000 चाणक्य बिठा दो, एक एक सीट पे 3-3 4-4 चाणक्य बिठा दो, तो भी नहीं जीत सकते, जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं हर सीट पर एक मोदी भी बिठा दो। अच्छा, और साथ में उसको भी बिठा दो। मैं कह रहा हूं मोदी को बिठा दो, योगी को बिठा दो, और अमित शाह को बिठा दो, और चौथा जो है उनका जो आरएसएस का प्रमुख है मोहन भागवत, उनको एक एक सीट में इन चारों को बिठा दो, एक एक सीट पे इनकी कॉपियां करके। बिल्कुल, अगर ये जो है 50 से ज्यादा सीट जीत जाए, इनका बुरा हाल होने वाला है। जनता ने सब कुछ ठान लिया है। जो इन्होंने धोखा दिया, जो इन्होंने विशेषकर SC/ST को तो पीटते ही हैं, मुसलमान को तो पीटते ही हैं, बट ओबीसी जिसने इन्हें बहुत बड़ी संख्या में वोट दी, उसके साथ में जो धोखा किया, और जिस तरह से जातिगत जनगणना का उन्होंने सवाल उठाया, और भी उनके जो मुद्दे थे, उनको जो इन्होंने धोखा दिया, उनकी पीठ में छुरा जो भोंका, ओबीसी ही इनकी कबर खोदेगा। आपने ये बात कही, लेकिन ओबीसी और ये सारे लोग, आपको नहीं लग रहा है हिंदू तो राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? नहीं, इस बार नहीं होगा। ये होता है, ये पूरी कोशिश करते हैं, ये कर भी रहे हैं, लेकिन इनके इस झांसे में कोई आ नहीं रहा। इस बार नहीं होगा। मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया भाई, तो तुम्हारा मंदिर बनना है, बात खत्म हो गई, और क्या लेना है, मंदिर तो तुम्हारा बन ही रहा है ना, तो ये मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, आपसे एक अलग सवाल है, आपको लग रहा है यूपी में बीजेपी नहीं आ रही है? नहीं, 100% बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। 50 से ज्यादा सीटें आएंगी नहीं, बहुत सीटों पर जमानत जब्त होगी। ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए। और फिर कह रहा हूं, मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी, इन चारों को, हर एक को एक एक सीट पे बिठाओ, मतलब 4 इकट्ठे होके एक सीट पे, और इनकी ऐसी 403 विधानसभा कॉपी कर लो। फिर आप ईवीएम को कहोगे? नहीं, मैं तो ईवीएम को फिर भी कह रहा हूं, मैं तो पहले से भी कह रहा हूं ईवीएम को। हार जाते तो ईवीएम का नहीं, ईवीएम का तो मुद्दा हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि स्टेट से ज्यादा जो ईवीएम का मुद्दा है वो सेंटर में है, और सेंटर में 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, उनके सबसे ज्यादा उस पर नजर होती है। मैं बार बार कह चुका हूं, तो ईवीएम का मुद्दा तो था, है और रहेगा, और हम ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ईवीएम को हटवा नहीं देंगे।
ईवीएम को हटवा कर मानेंगे। बिल्कुल पक्का। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है, क्योंकि इस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो मोदी योगी की खूब तारीफ की, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी जो है देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्हीं के नाम पर चुनाव हुआ, मोदी योगी। बेचारे इतने जो है मतलब उनकी हालत होगी, कोई दूसरा तो करता नहीं तारीफ, तो तू मेरी कर भैया मैं तेरी करूं तारीफ, ऐसे ही ये सारा मामला चल रहा है। तो अमित शाह योगी की और मोदी की करते हैं, योगी मोदी और अमित शाह की करते हैं, और मोदी अमित शाह और योगी की करते हैं, एक दूसरे की करते हैं। दिखाने को कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, प्रशंसाओं से नहीं होगा, होगा काम दिखाने से। और बीजेपी के पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और जो दिख रहा है वो सब लोगों को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को दिख रहा है, इस देश की 135 करोड़ आबादी को और दुनिया को दिख रहा है। वो गंगा में बहती हुई लाशें हजारों की संख्या में, जिन्हें चील, कौवे, गिद्ध और कुत्ते खा रहे थे, और यमुना गंगा की रेती में गड़ी हुई हजारों की संख्या में 4-5 हजार से ज्यादा वो लाशें जो प्रयागराज में, जो उन्नाव में, जो गाजीपुर में और जो कानपुर वगैरह में गड़ी हुई थी, वो सबको दिखाई दी। उन्हें कोई भूला नहीं है, वो कोई भी नहीं भूला इस देश का व्यक्ति, इस प्रदेश का व्यक्ति, जो हॉस्पिटल नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, जिनको जो है बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हर कोई जानता है, सबको मालूम है, कोई भूला नहीं है। और उसे भी नहीं भूला है जिस तरह से जलती हुई लाशों को छुपाने के लिए टीन शेड की दीवारें बनाई गई शमशान घाटों की चारों तरफ, और जिस तरह से वो जो गंगा की रेती में लाशें थी प्रयागराज में, उनकी राम नामी चादर भी जो नोच ली गई, कफन भी जो नोच ली गई, भूला नहीं है कोई भी। तुम कितने भी 1.5 करोड़ कार्यकर्ता बना लो, कितने भी कार्यकर्ता बना लो, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना लाजिमी है। कह रही है कि ये जो दौरा है अमित शाह के टर्निंग पॉइंट होगा विधानसभा चुनाव का। 100%। उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है, भारत के इतिहास में 1950 के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, और वाकई में टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूं, बीजेपी को जड़ से उखाड़ने की शुरुआत इस टर्निंग पॉइंट से होगी, और एक अच्छी सरकार आ सके, अच्छे लोग राजनीति में आ सके, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं से, चाहे थोड़े स्तर पर हो, लेकिन होगी। ये टर्निंग पॉइंट है। अमित शाह जी ने कह दिया कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को उसका जो गौरव मिला है, ये मुगल काल के बाद जो है पहली बार जो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। अमित शाह भूल गए कि जो उससे पहले का, उसे भी जोड़ लेते इसमें। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल से पहले का जो है वो राजपूत काल, और जो कौन कौन से, उन सबको भी जोड़ लेते हैं, तब कितना बड़ा गौरव था उत्तर प्रदेश का। तो ये जो है ना, जिसको इतिहास की एबीसीडी नहीं पता, जानकारी नहीं है, जो मन में आया कह दो मुगल काल, क्योंकि वही हिंदू मुस्लिम मानसिकता क्या है, हिंदू मुस्लिम, इसीलिए मुगल याद आते हैं, इसीलिए मुगल सबसे सफल मुख्यमंत्री बताते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह अच्छे मुख्यमंत्री? भाई मैं बिल्कुल, ये तो उन पर सवाल ये निशान उठ गया कि तुम्हारी मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और ये राजनाथ सिंह। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर योगी बढ़िया है, और अगर योगी बढ़िया है, तो फिर वही सवाल, बार बार वही सवाल उठेगा कि भैया अगर बढ़िया है तो अपना दिखाने के लिए कुछ तो दिखाओ। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है अपने दिखाने के लिए। तुम सड़कें लाते हो कलकत्ता से, हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस का दिखाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो उसका था, जितनी चौड़ी बननी थी, जिस तरह की बननी थी, जिसके बराबर से रोड निकलनी थी, वो कुछ नहीं बना है, और चौड़ाई उसकी कम कर दी गई है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पैसा बचा लिया है। भ्रष्टाचार ही के कारण ये सब कुछ हुआ है, पैसा बचाया नहीं है, भ्रष्टाचार ही के कारण हुआ है। और अगर है भी तो तुम बताओ ना, दिखाओ। भ्रष्टाचार तो तब माना जाएगा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे और साथ में जो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, वो जिस तरह के बने हैं उस तरह का तुम बताओ, उस तरह का बनाओ, और उसके बाद दिखाओ कि देखो इनसे भी बढ़िया है और इससे भी कम समय में बन गया और भ्रष्टाचार नहीं है, तब होगा। आप बताओ ना पूरा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पूरी तरह से। और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, जो मतलब जिस समय जो वो खरीदे गए कोरोना काल में, जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए, उनमें जब इतना बड़ा भयानक भ्रष्टाचार हुआ, तो ये सरकार कैसे करेगी भ्रष्टाचारी नहीं है। सर आप, क्योंकि आप विपक्ष में, आप खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपको तो सारी चीजें बुराई दिख रही है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा कि 90% वायदे पूरे कर दिए हैं, और उधर जो है सिलेंडर मिल रहा है फ्री में, लोगों को घर मिल रहा है, और तो और क्या चाहिए? अमित शाह क्या कोई अथॉरिटी है क्या? अमित शाह को अथॉरिटी है कि जो वो कह देगा वो बिल्कुल सत्य है?
तो गृह जो गृह मंत्री झूठ ही नहीं बोलते, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री झूठ के अलावा और बोलते क्या है? ये पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, डूबे हुए हैं। ये इनकी हालत है। तो जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके कहने न कहने का मतलब क्या है? जिन सिलेंडर की बात कर रहे हो आपकी जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट ये है कि 10 से 15% ही दोबारा उसे भरवा पा रहे हैं। 80 से 85% लोग, 90% लोग उस सिलेंडर को दोबारा भरवा ही नहीं पा रहे, क्योंकि 1000 रुपए पार कर गया। 1000 रुपए सिलेंडर हो गया। जो सिलेंडर पहले कभी उसके कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का आसपास था, 350 400 के आसपास, वो और 1000 रुपए पार कर गया। तो सिलेंडर तो तुम दे दे, वो तो मान लिया एक बार दे दिया, लेकिन उसे भरवाने के लिए पैसे कहां? सब्सिडी तुमने पूरी खत्म कर दी। जो सब्सिडी पहले थी वो तुमने खत्म कर दी। लगातार डीजल और पेट्रोल से महंगाई बढ़ रही है। तो कहने से नहीं होता, करने से होता। करके दिखाओ, किया तुमने कुछ? कह रहे हैं कर देंगे, नंबर 1 राज्य बना देंगे यूपी नंबर 1 बनेगा। वो यूपी बनेगा नंबर 1। हाँ। सबसे पहले नंबर 1 बनने में जो कुछ होना है वो होना बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। तो पहले बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाएगा, फिर नंबर 1 बनेगा। अभी यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए कह रहे हैं। पहले जो है बिहार को कह रहे थे नंबर 1 बनाएंगे, बंगाल को कह रहे थे नंबर 1 बनाएंगे, फिर गुजरात जाएंगे, गुजरात नंबर 1 बनेगा। तो आप कैसे आप देख रहे हैं इस सारी चीजों? जो मन में आता है बोल देते हैं, तो जो मन में आता है। सकता है। नहीं, नंबर बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो भैया या तो पश्चिम बंगाल को नंबर 1 बना लेते। हाँ। तुम चलो यहां की तो ऐसी, तुम गुजरात को बना लो नंबर 1। गुजरात में तुम्हारी सरकार है, गुजरात का क्या हाल है सबको मालूम है। लगातार वहां पे विरोध बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले समय में गुजरात में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप किस किस को नंबर 1 बनाओगे? कहने में क्या जाता है? बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े बातें बोलो, बड़े बड़े सपने दिखाओ, और जब काम करने का मौका आवे तब काम कुछ भी मत करो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। यह है स्थिति। तो इनके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप करने की बात कर रहे हो वो जमीन पे होगा तो दिखेगा ना। लेकिन सर ये कहा जा रहा है बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, जो संगठनात्मक उनकी जो कार्यशैली है, काम करने की जो तरीका है, उसके सामने सारी जो पार्टी है वो पीछे रह जाती है। और अभी ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर की तरफ से तो भले ही मोदी जी हट जाए, लेकिन बीजेपी केंद्र में रहने वाली है। बीजेपी को हटाना आसान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। अगर एक चीज से दो बात निकलेंगे कि भले ही मोदी जो है ना हो, लेकिन बीजेपी सत्ता में रहे, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये मान लिया कि आने वाले समय में मोदी की तो लुटिया डूबनी है। मोदी का तो मतलब इस राजनीति से जो है, इसकी जो कुंडली है खत्म हो गई। राजनीति में तो अब आ गए जो है अपने आप। अगर प्रशांत किशोर की बात मान लें तो यह पक्का हो गया कि मोदी तो आने वाला नहीं 2024 में, यह तो पक्का हो गया। दूसरी बात यह है कि कहने में कुछ नहीं जाता कि बीजेपी रहेगी। जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बीजेपी 2024 तक जड़ से उखाड़कर इस देश की जनता फेंक देगी बीजेपी को। यह आप मान लीजिए। बीजेपी का सत्ता में रहना तो बहुत दूर की, केंद्र की बात कर रहा हूं, किसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार रहेगी नहीं। खुद गुजरात की मैं जो आपको बता रहा हूं, आने वाले 2022 के लास्ट में जो चुनाव होंगे गुजरात में, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां पर इस बार सरकार बदलेगी। तो केंद्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। रही बात, मैं फिर वो कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें कहना, लंबी लंबी चौड़ी बातें कहना और दावे करना, ये बीजेपी का काम है। रही पैसे, तो पैसे उनके पास नहीं है। एक सवाल सर मेरा ये है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है, भुखमरी के मामले में हम लोग जो है टॉप पर जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या इन सबको दरकिनार करके बीजेपी को लग रहा है जनता आज भी हमारे साथ है? तो ऐसी क्या लाचारी आपको लग रहा है कि जनता क्यों साथ है? अगर है तो नहीं, अगर ऐसा सोच रही है तो इसका मतलब यह है बीजेपी ये सोच रही है इस देश के लोग पूरी तरह से मूर्ख हैं, इस देश के लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। ना उन्हें महंगाई के बारे में पता है, ना उन्हें शिक्षा की बदतर हालत के विषय में पता है, ना उन्हें जो मेडिकल फैसिलिटी जो है उनकी जो बुरी हालत है इस हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, उनके विषय में कुछ नहीं पता है। ना ही उन्हें जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है उसके विषय में नहीं पता, किसानों की बदतर हालत लगातार और बद से बदतर होती जा रही है उस विषय में नहीं पता, जिस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है और श्रम कानूनों को खत्म करके जिस तरह से मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश है, मानिए उसके विषय में कुछ नहीं पता। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बीजेपी जो सोच रही है, ऐसा नहीं है देश की जनता। बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दूर दराज के गांव में भी बैठा हुआ व्यक्ति भी सोशल मीडिया के माध्यम से हर सच्चाई को जान रहा है, और जानकर ही अब वो इस बार रिएक्ट करेगा। और हालत ये है, बताती क्यों नहीं बीजेपी में? अगर हिम्मत है, 56 इंची सीना है तो बतावे
कानून का इंटरनल सर्वे आरएसएस और बीजेपी का ये है कि उन्हें 50 से 55 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने वाली नहीं है। ये हकीकत है। टिकट कर रहे हैं, 125 लोगों का टिकट काट देंगे। मैं 125 की क्या बात करूं, मैं तो कह रहा हूं जितने भी 325 जीते सबका काट कर नयों को दे दो आप टिकट। इससे फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी तो छवि नहीं, पार्टी की छवि खराब है। अच्छा। केवल एक विधायक की या मंत्री की ही नहीं, विधायक और मंत्री के साथ साथ में बीजेपी पार्टी की छवि खराब है, मुख्यमंत्री की छवि खराब है, गृह मंत्री की छवि खराब है, और प्रधानमंत्री की छवि तो बिल्कुल धूल धूसरित हो चुकी है, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। छवि खराब है, लेकिन खुद अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से बनी है कानून का राज चला है, और खुद गृह मंत्री है। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के राज में, योगी जी के राज में, और खुद गृह मंत्री जब देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, क्या देश में कानून का कानून का राज है? अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने जो है 2-3 काम किए, विशेषकर जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाया, तो आप देख रहे हैं आप लगातार कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, क्या ये कानून व्यवस्था में नहीं आता है? हर दिन कहीं ना कहीं लगातार बलात्कार, हत्याएं, किडनैपिंग हो रही हैं, और एनसीआरबी का डाटा बता रहा है, इनके कहने से नहीं, जो एनसीआरबी का डाटा है वो लगातार बता रहा है कि इस प्रदेश में नहीं, देश में पूरे में ये जो हत्याएं हैं, कत्ल है, डकैती है, किडनैपिंग है, ये सारे के सारे बहुत बढ़ चुके हैं, पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुके हैं। तो जब एनसीआरबी का डाटा बता रहा है, वो तो तब स्थिति कि पहले थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, शिकायत अब नहीं दर्ज होती, पहले नहीं, शिकायत अब नहीं दर्ज होती, पहले भी नहीं होती थी, लेकिन इतनी नहीं। इस राज्य में तो बड़ी मुश्किल से होती हैं, इनके राज्यों में तो जीना मुश्किल हो रहा है, इनके शासन में तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है, उस सबके बावजूद आंकड़े इतने बढ़ रहे हैं, तो इनको कोई भूला नहीं है। और मैंने जैसे अभी यूपी की बात बताई, यूपी में आपको बताया कि जैसे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर 8 लोगों का कत्ल कर दिया गया, आपको मालूम है सारे, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार और 3 बीजेपी के जो पदाधिकारी थे वो। इसके बाद उससे पहले जो कांड हुआ सबको मालूम है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में हुआ, जिस तरह से पुलिस ने मारा, फिर आगरा में मारा, जो जगदीशपुरा थाने में जो पुलिस ने मारा, इसके अलावा एक वकील को गोली मारी, हाँ, अरुण वाल्मीकि को वहां पे जो मारा जगदीशपुरा आगरा में, और फिर एक वकील को शाहजहांपुर में गोली मारी। लगातार ही तो हो रहा, हर दिन ही तो हो रहा है।